Hello everyone, welcome back and welcome to the channel. This is Ritik and you are watching New Commerce. So in today's lecture, we are going to discuss again, we are going to attempt a mini mock, we are going to attempt a mock for CVT PG MCOM entrance examination. हम लोगों ने 7 mock already done कर लिए हैं. This is 8th mock. जैसा हम पिछले वाले mock में हमने किया था, rapid fire था वो, जल्दी जल्दी हमने MCQs किए थे. Similarly, कम समय लेते हुए क्वालिटी एमसीक्यू आपको मैं आज करवाने वाला हूँ. रैपिड फायर होंगे, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं जरूर करवाऊंगा एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे को जल्दी जल्दी आंसर करने. मैं आप लोगों के लिए रुकूंगा नहीं आंसर के लिए, मैं तुरंत से चीजें करवाऊंगा, कंसेप्ट को कवर करवाऊंगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा. ठीक है, तो मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल. कमेंट्स भी मैं शायद से आपके ना देख पाऊँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन बाद में मैं ज़रूर देखूंगा कमेंट्स कि किसने किया है किसने नहीं किया है. लास्ट में एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है. ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद. तो चलिए शुरुआत करते हैं और बिना किसी देरी के आज के एमसीक्यूज फॉर सीवीटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम शुरुआत करते हैं. लेट्स गो. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये वाला हमारा क्वेश्चन था जो लास्ट एमसीक्यू वाले सेशन के अंदर मैंने आपको करवाया था. आपसे पूछा था और बच्चों ने जवाब भी दिया इसका. इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परफेक्टली इनइलास्टिक है. परफेक्टली इनइलास्टिक क्या रहेगा? दिस वन. वेयर योर क्वांटिटी डिमांडेड इज फिक्स्ड, प्राइस कितना भी चेंज होता रहे अपनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी. कुछ इस प्रकार से रहता है, यानी कि इनइलास्टिक है. ठीक है. हु बियर्स द एंटायर बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? एंटायर बर्डन. जब जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही है, विच मीन्स कंज्यूमर्स उतना परचेज कर रहे हैं जितना परचेज करना ही है उन्होंने, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज होता रहे, तो प्रोड्यूसर कैन इजीली शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर विल हियर टेक्स द एंटायर बर्डन, ठीक है, ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. सो कंज्यूमर इज द राइट ऑप्शन. लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्विस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग. देखो, सर्विस ना बहुत ही प्यारा एक आपका टॉपिक रहता है और इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषताएं होती है जो आप हमेशा ध्यान रखोगे. सर्विस क्या है? इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल है. सर्विस इनसेपरेबल भी होती है. जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वही प्रोवाइड करवाएगा. फॉर एग्जांपल, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ठीक करवाना है तो भाई इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लेकर आओगे, है ना, वो खुद आएगा उस चीज़ को करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए. सिमिलरली इट इज़ नॉट सेपरेबल टू द पर्सन गिविंग इट, इनसेपरेबल रहेगा. और भी हमारे पास 2-3 है, जैसे कि इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? किस प्रकार से दी जा रही है वो सर्विस, हर बार वो चेंज होती जाती है ना. तो इसी चीज़ के लिए ना प्रोसेस लगाया जाता है, प्रोसेस बनाया जाता है कि अगर एक काइंड ऑफ अ प्रोसेस रहेगा उसको फॉलो करो, इसकी जो इनकंसिस्टेंसी है ना उसको रिड्यूस करने का ट्राई करो, तो वो रहता है. ये मैंने आपको करवा रखा है, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा रखा है, मार्केटिंग वाले वीडियो के अंदर, शायद से प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लेना. और एक दो हमारे पास और रहती है सर्विस इसकी कैरेक्टरिस्टिक. तो इसमें क्या पूछा गया है? कौन सी नहीं है? इंटेंजिबल, जी हाँ इंटेंजिबल है. हिट्रोजीनिटी, हिट्रोजीनिटी, जी हाँ इनकंसिस्टेंसी को ही बोला जाएगा हिट्रोजीनिटी, सही है. पेरिशेबिलिटी, यस, सर्विस का जो ड्यूरेशन रहता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना. तो सर्विस पेरिशेबिलिटी, यस, इट कैन बी पेरिश्ड. और होमोजीनिटी, होमोजीनिटी नहीं है. होमोजीनिटी का क्या मतलब है? इनकंसिस्टेंसी नहीं है, वो कंसिस्टेंट है, वो नहीं. सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट. इजी, डन होता है ये. आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकंड वन इज इन द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स. बीसीजी मैट्रिक्स शायद से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं करवाया तुम्हें क्योंकि इतना हाई लेवल का तुम्हें शायद से जरूरत ना पड़े, बट मैंने इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, मे भी आ सकता है, तो उसको देख लेना. और ये आपने सुना भी होगा कभी, अपने बीकॉम के अंदर पढ़ा भी होगा ये वाला, स्टार एंड ऑल. विच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट typically requires high investment but generates low revenue. revenue हमें कम मिल रहा है बट उसे हाई इन्वेस्टमेंट लगेगी उसके ऊपर. अगर हाई इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं हम लोग तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार. तो ये क्या है? स्टार तो नहीं होगा. स्टार हमारा क्या रहता है? स्टार हमारा ऐसा रहता है कि भाई हमारा मार्केट शेयर भी बहुत हाई है, इसके अंदर मार्केट की ग्रोथ भी बहुत हाई चल रही है. हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसी पे भी एक चीज़ ले लो, एक चीज़ पे शेयर ले लो अपना, एक चीज़ पे अपनी ग्रोथ ले लो, मार्केट की ग्रोथ ले लो. इस पे ले ली अपने मार्केट की ग्रोथ और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने हमारा शेयर, मार्केट शेयर लिख लो, मार्केट शेयर. तो कुछ ये 4 खाने रहते हैं भाई, अपने 4 बॉक्सेस रहते हैं. ये अपना स्टार है, ठीक है, स्टार बना लेना भाई यहाँ पे, ये अपना स्टार बन गया.
ये स्टार है, यानी कि हमारा मार्केट शेयर भी हाई है देखो फुल, और मार्केट में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। दिस इज द स्टार प्रोडक्ट, दिस इज द स्टार बिजनेस यूनिट, ऐसा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर होता है हमारा कैश काउ। कैश काउ का क्या मतलब है कि मार्केट में इतना ग्रोथ नहीं है, मार्केट सेचुरेटेड हो चुका है, हमारा मार्केट फुल है, हमारा मार्केट शेयर फुल है। फॉर एग्जाम्पल मैगी हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर रहता है डॉग, कि भाई ना ही कोई मार्केट में ग्रोथ हो रही है और हमारा शेयर भी बहुत लो है। फिर आपका यहाँ पर आता है क्या, जो बच गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि भाई मार्केट में ग्रोथ हो रही है, तुम कहाँ पर हो भाई साहब, तुम्हारा मार्केट शेयर कहाँ है, वाई आर यू नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द वीकनेसेस, क्या यहाँ पर थ्रेट्स हमें मिल रहे हैं, क्यों हम नहीं कैपिटलाइज कर पा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कर ली, कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार। तो क्वेश्चन मार्क इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ी सी समरी है जो मैंने अभी आपको करवाया था, ये भैया। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। Henry Mintzberg classified managerial roles into three broad categories. Which of the following is not one of them? ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके याद रखने वाले रहते हैं, रट्टा मारने वाले होते हैं, तो याद कर लीजिएगा। कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मारना पड़ता है। तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने मैनेजरियल रोल को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो है इंटरपर्सनल रोल्स, इन्फॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। स्ट्रेटेजिक रोल्स के अंदर डिवाइड नहीं किया था, ये तीनों के अंदर ही डिवाइड किया था। प्लीज रिमेंबर दिस। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक टेलर्स एफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल है टेलर के द्वारा। आप सभी को पता है उन्होंने क्या दिया था, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो बंदा जितना एफिशिएंटली काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना, वो वाला चीज़ है। तो जो बंदा जितना आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा उतना ज़्यादा उसको पैसे दे दो भाई, वो है। और बाकी 3 चीज़ अपना थ्योरी से बेस्ड है, थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। Which of the following leadership styles is most closely associated with the McGregor theory X assumptions about employees? मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स कौन सी थी और थ्योरी वाई कौन सी थी? थ्योरी एक्स यानी कि लेसी बंदे, थ्योरी वाई यानी कि बढ़िया बंदे, चंगे बंदे, काम करने वाले बंदे, ठीक है जी। तो एक्स बंदों की एजम्पशन कौन सी है, मतलब एक्स बंदे हैं ना जो लेजी बंदे हैं, उनके ऊपर बंदा बिठाओ तब वो काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो होगा, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। यानी कि ऊपर तुम्हारे एक बंदा बैठना पड़ेगा, एक बंदा है जो तुमसे काम करवा रहा है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, सुपरविजन प्रॉपर जरूरत पड़ेगा। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। इन हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, सभी को पता है ये वाली थ्योरी कौन सी है, हाइजीन थ्योरी, हाइजीन एंड मोटिवेशन थ्योरी। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो क्लासीफाई होते हैं हर हाइजीन के अंदर और जो क्लासीफाई होते हैं मोटिवेशन के अंदर। हाइजीन फैक्टर ऐसे हैं जो भाई काम करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई वो तो दे दो हमें, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गया, ठीक है। और मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, जैसे कि भाई हमें रिकॉग्निशन दे दो, रिकॉग्निशन दे दो हमें, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा दो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा दो हमें, बड़े बड़े टास्क दे दो हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो हमें, ये हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर्स होता है। सैलरी ये है हाइजीन फैक्टर, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, वर्किंग कंडीशन सैलरी ये वाला है, हाइजीन वाला है, जॉब सिक्योरिटी हाइजीन वाला है, रिकॉग्निशन अपना मोटिवेटिंग फैक्टर है। यही अपन से पूछा है ना, यस। लेट्स गो। Which of the following best describes the primary function of ऑफिस मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, पहला, ठीक है, प्राथमिक फंक्शन आपसे पूछा है जो बिल्कुल बेसिक रहता है, वो बता दो। ये ट्राई करो अपने कॉमन सेंस से आंसर करने के लिए। चलिए करो ज़रा, टाइम दे रहा हूँ इस पर मैं आपको, कोशिश करो करने की। इतनी भुजिया खाता हूँ मैं रात के 1:30 बजे चलिए चलो चलो जल्दी करो। हो गया, लेट्स गो। आंसर इज प्राइमरी फंक्शन चाहिए अपने को, यस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफिस वर्क एफिशिएंटली। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन of office management. Enforcing strict discipline among employees, not a primary function. Managing business transactions and financial records, not a primary function, it can be secondary. Supervising customer interactions only, na ji na. Chaliye, let's move forward. Which of the following is not a principle of good record keeping?
इन ऑफिस मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा नहीं है? एक अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग का प्रिंसिपल, बेसिक सेंस से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। देखो जब हमें बुक चाहिए रहेगी हमें मिल जाए, एक्सेसिबिलिटी होती है वो, सिक्योरिटी, बुक आई मीन जो बुक्स वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह है गुम ना हो जाए, चुरा के ना ले जाए कोई, वो चाहिए रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, क्या हम ढूंढने जा रहे मिल ही नहीं रही है। रिकॉर्ड्स भी ऐसे पता नहीं कैसे रखे हुए हैं, ठीक है, सही मैनर में नहीं रखे हुए हैं, तो ये तो नहीं लग रहा मुझे, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल होगा। एक्यूरेसी होनी चाहिए, इजी, तो ये कॉमन सेंस से हो जाता, नेगेटिव सेंस वाला हट जाता। क्वेश्चन नंबर 9, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बिटवीन टू वेरिएबल्स इज इतना -0.85, वट कैन बी कंक्लूडेड? एज यू ऑल नो, जीरो से जितना दूर होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, जीरो से जितना पास होगा उतना वीक रिलेशनशिप होगा, जीरो के जितना पास होगा उतना वीक होगा, तो जीरो से दूर है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन, कोरिलेशन। मूव फॉरवर्ड, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो, what does it imply? क्या बोलता है ये? x and y have a strong linear relationship, x and y are independent, x and y have no linear relationship, यानी कि एक वेरिएबल है हमारे पास, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। if anything is being done in y, वो कुछ भी कॉज नहीं करेगा x के अंदर, तो यानी कि it is not causing something in x, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक रिलेशनशिप नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन, इट कैन बी दिस वन ऑल्सो। इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, विच मीन्स दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, इट कैन बी ट्रू एज वेल, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट कैन बी सी, इज सी, बट बी कैन ऑल्सो बी द आंसर आई बिलीव। आपको अगर लग रहा है गलत है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए इसको मान के चलेंगे, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, द डिमांड इज क्लासिफाइड एज परफेक्टली इनइलास्टिक, नहीं जी, ये तो हमारा जीरो रहता है। यूनिटरी इलास्टिक, नहीं जी, ईडी इक्वल टू 1 रहता है। इलास्टिक, जी हाँ, ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज लेस देन 1, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Again, if a 10% decrease in price of a commodity leads to a 5% increase, 10% प्राइस के अंदर इंक्रीज होने की वजह से देर इज अ क्वांटिटी डिमांडेड में 5% का इसमें डिक्रीज हो रहा है, क्या प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, देर इज अ 5% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो एज यू कैन सी देर इज अ मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, है ना, एज कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज इनइलास्टिक। और इन इलास्टिक यू ऑल्सो नो क्या रहता है, क्या रहता है इन इलास्टिक, लेस देन 1 रहेगा, है ना, लेस देन 1 रहेगा। अब मुझे इसमें से बता दो लेस देन 1 कौन सा है, ये तो मोर देन है, ये यूनिटरी है, यही बच गया, तो ऐसे करके लॉजिकल आंसर लग सकता था। बाकी आप वो फॉर्मूला लगा लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इजी। ये क्या है यहाँ पे 5% का इंक्रीज है तो प्लस वाला है, और -10% है, इसके अंदर आएगा क्या, हाँ, और बाहर हमारा माइनस का साइन तो लगाए रखेंगे, आ गया जी। ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, आधा आ रहा है तो 0.5 माइनस वाला, और बाहर माइनस का साइन है ही तो 0.5 इसलिए आंसर, ऐसा करके भी कर सकते थे। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 13, विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन अ कंपनी इनिशियली सेट्स अ हाई प्राइसेस एंड देन ग्रेजुअली लोअर्स इट ओवर टाइम? पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या रहता है, यू चार्ज लो इनिशियल प्राइस, आप लो इनिशियल प्राइस चार्ज करते हैं। इन प्राइस स्कीमिंग यू डू अपोजिट, यू चार्ज हाई इनिशियल प्राइस एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड बाय द क्वेश्चन, हाई इनिशियल प्राइस। ये हो गया आपका बी ऑप्शन। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है भाई, कि 1000 की जगह मैंने लिख दिया 999, ठीक है, और 999 से मुझे याद आया यूजीसी नेट का बैच करंटली चल रहा है बच्चों, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, यूजीसी नेट का बैच आप परचेज कर लीजिएगा, जो बच्चे आगे जाके और जिन्हें पता है कि भाई एमकॉम के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से यूजीसी नेट का ये वाला बैच कॉमर्स वाला पेपर 2 का परचेज कर सकते हैं, और आगे जाके अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि एमकॉम हो जाएगी मेरी, ये मतलब ये वाला क्लियर हो जाएगा CUT PG का एग्जाम, एमकॉम में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लूँगा या ले लूँगी, तो यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर बैच। तुम अगर बच्चे हो मेरे बच्चे यानी कि आप CUT PG का कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये 999 में ही मिलेगा, चाहे मैं इसका 1500 2000 3000 ही क्यों ना कर दूँ चार्ज बाद में, तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे बाद में, जब तुम्हारा एमकॉम के अंदर एडमिशन हो जाएगा, तो डरना नहीं है,
ठीक है, तुम्हें मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, मैं हेल्प करने के लिए ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अदरवाइज जिसका जैसा भी तुम्हें सही लगे यू कैन परचेज। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आप कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए यू आर डूइंग द प्राइसिंग वाला थिंग। चलिए लेट्स गो। इन माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज, माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी है, आपके लेवल का नहीं है बट स्टिल ट्राई करो करने की, कॉमन सेंस से ट्राई करना। अ फॉर्म दैट कम्पीट्स बेस्ड ऑन यूनिकनेस, एक फॉर्म है किसके आधार पर प्रतिस्पर्धा करती है? यूनिकनेस के आधार पर। एंड टारगेट्स अ ब्रॉड मार्केट, फॉलोज विच स्ट्रेटजी, मतलब यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कुछ अलग लेकर आकर एक मार्केट को टारगेट कर रही है। इनमें से कौन सा लग रहा है तुम्हें? ट्राई करो, अगर उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया ना, यू कैन इजीली आंसर इट। दी आंसर इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है तुम्हारा? कॉस्ट लीडरशिप में यू आर मेकिंग अ चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट को देखकर ध्यान में आप चल रहे हो और अपने कंपेटिटर से भी कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो, और आपकी कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा कम आ रही है, दैट इज लीडरशिप, दैट इज बेसिकली यू आर हैविंग अ कंपेरेटिव एज, कंपेरेटिव एडवांटेज आपके पास, यू आर द लीडर कॉस्ट की श्रेणी में। ईजी है, ये होता है आपका। डन है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दी मैनेजरियल ग्रिड, ये भी तुमने बहुत बार सुना होगा नाम। मैनेजरियल ग्रिड किसने दी थी? ब्लेक एंड मोर्टन, ठीक है। आइडेंटिफाइज द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, कहाँ पर रहता है? तो अपनी कुछ ग्रिड बनती है पूरी ऐसे करके, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला, एक ये वाला, 5 सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया हुआ है, बाकी बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे। तो ये इसे बोलते हैं 5-5। यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं हम? शायद से परफॉर्मेंस लिखते हैं, और यहाँ हम पीपल लिखते हैं, पीपल, है ना, तो देख लेना, याद नहीं आ रहा मुझे। ये 9-9 है, और यहाँ पर क्या है? ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर आगे हम क्या लिखते हैं? हमेशा एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे करके याद रखना। तो ये क्या है? 9 और 1, ये क्या है? 1-1, ये क्या है? 1-9, ये हो गया हमारे पास, और ये सारी चीज़ें तुम्हें गिवन है। तो सबसे बढ़िया स्टाइल ये माना गया है 9-9 वाला, जिसे हम बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। और बाकी सबको भी याद रख लेना कि क्या बोला गया है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, है ना। पीपल को ज़्यादा तुम यहाँ पर वो कर रहे हो, तो कंट्री क्लब, हाँ हाँ ये सही है, ऐसे सही है। यहाँ पर नीचे परफॉर्मेंस, यहाँ पर पीपल। चलो जी। Which of the following is not considered a function of management according to हेनरी फयोल? हेनरी फयोल ने भी कुछ फंक्शंस दिए थे मैनेजमेंट के, उसमें से कौन सा ये नहीं है? सब बच्चे इसका आंसर करेंगे, और मुझे पता है सही आंसर करेंगे, क्योंकि जनरली जो हमारे फंक्शंस रहते हैं उसमें से ये वाला नहीं होता है। कौन सा वाला नहीं होता है? सुपरवाइजिंग नहीं होता है। बट ये जनरल प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा था, पहली चीज़ तो ये आंसर तो हमारा सही है। किसकी बात कर रहा था ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इन्होंने दिए थे, तो ध्यान में रखना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, POCCC। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। इनमें से कौन सा वो फैक्टर नहीं है? 3 फैक्टर पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी वो, E, I और V, याद करो ज़रा, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटल और ये वैलेंस, याद आ गया। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या थी अभी हम आगे बात करेंगे। आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रीइंफोर्समेंट। चलो जी, एक्सपेक्टेंसी क्या है? एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। वैलेंस क्या है? वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। तो उसके हिसाब से कि पर्सन की एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से वो काम करेगा। उसको अगर पता चल रहा है कि भाई रिवॉर्ड बहुत तगड़े वाला है, उसकी वैल्यू बहुत तगड़ी है, तो ही विल परफॉर्म वेल। इजी। चलिए, और रीइंफोर्समेंट क्या है? ये स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी का पार्ट है। वो पढ़ते हैं ना, लर्निंग वाली थ्योरीज पढ़ते हो आप लोग, जिसमें एक का डॉग का एग्जांपल था, सलाइवा वाला, है ना। जिसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। एक होता है तुम्हारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, इतना डीप नहीं आएगा, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम उसे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला का है ये रीइंफोर्समेंट वाला। चलिए, इन 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेड्स, ये आपने पढ़ा हुआ बीकॉम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, दिस इज योर लेवल का। तो क्या बोल रहे हैं? विच डायमेंशन
represents a person's level of creativity and openness to new experience. अरे यार ये नाम यहाँ पर दे ही दिया है तो इसमें से समझ में आ ही रहा है हमें openness to experience होगा, है ना. एग्रीएबलनेस क्या है, सहमति जताना. न्यूरोटिसिज्म क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको बोला जाता है यहाँ पे, इमोशनल स्टेबिलिटी, दिमागी खेल से चलता है ये. पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको प्रोनाउंस कर लो, कॉन्शियसनेस. हंसना मत मुझ पे, ठीक है, चलो प्रोनाउंस कर लेना. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑफिस लेआउट प्लान. ऑफिस लेआउट प्लान का प्राइमरी पर्पस इनमें से कौन सा है. टू इंक्रीज कम्युनिकेशन बैरियर्स. अच्छा, हम बैरियर्स को ही इंक्रीज करेंगे, नहीं ये तो नहीं होगा, ये नेगेटिव सेंस में है. टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय वर्कलोड. वर्कलोड को इंक्रीज करेंगे, ये भी नेगेटिव सेंस में लग रहा है तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा. टू ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो एफिशिएंसी, ये पॉजिटिव सेंस में और अच्छी चीज़ है. टू एलिमिनेट ऑल हेरारिकल लेवल्स, जो वो हेरारिकी रहते हैं उसे हम एलिमिनेट कर रहे होते हैं. आई डोंट थिंक कि भाई डी होने वाला है आंसर, बिकॉज एक सर्टेन लेवल ऑफ हेरार्की तो चाहिए रहेगी. देयर देयर शुड बी समबडी टू लीड. तो हाँ, सी मेरे हिसाब से सही आंसर होने वाला है. सी इज द राइट ऑप्शन. ऑफिस लेआउट प्लानिंग एम्स टू इम्प्रूव वर्क फ्लो एफिशिएंसी, एनहांस कम्युनिकेशन एंड इंश्योर अ स्मूथ वर्क एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉइज टू फंक्शन इफेक्टिवली. देखो, एनहांस कम्युनिकेशन एंड इंश्योर्स अ स्मूथ वर्क एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह. और ना एक ऑफिस के अंदर एक प्रॉपर वे होना चाहिए, फॉर्मल वे होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने का, ताकि इन्फॉर्मेशन तोड़ी मरोड़ी ना जाए और सीधी सादी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. तो एक हेरारिकल पॉइंट होना चाहिए, एक हेरारिकल लेवल होना चाहिए प्रॉपर वाला, ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से फ्लो कर सके, ठीक है. अदरवाइज डिसेंट्रलाइज सारा का सारा सिस्टम रहेगा तो क्या होगा, तो भाई कहीं से कहीं पर भी जा रही है, किसी बंदे से कहीं पर भी जा रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ गलत होगी फिर, ठीक है. चलिए, in record management what is the main advantage of a decentralized filing system. डिसेंट्रलाइज्ड वही बात है कि भाई सबको वो दे दी है, छूट दे दी है, नीचे वाले लेवल को छूट दे दी है, ये मान के चलो सब डिसीजन मेकिंग अपने एंड से कर सकते हैं. फास्टर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्स अ लेस स्टोरेज स्पेस, एलिमिनेट्स डुप्लीकेट ऑफ रिकॉर्ड्स. ये तो नहीं लग रहा भाई किसी भी सेंस में. इंश्योर्स फुल कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, नहीं, फुल कंट्रोल तो फिर सेंट्रलाइज हो जाएगा ना वो, ये भी हट गया. आंसर क्या है, ए ऑप्शन. जब आप डिसेंट्रलाइज करते हो तो फास्टर चीज़ें होती है, अपने एंड से सभी लोग डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं. Which type of correlation is observed when an increase in one variable leads to a decrease in another variable. वही वाला हो गया कि भाई प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग, वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग. ये वाला चीज़ कौन बताता है हमें कोरिलेशन के अंदर, इसे बोलते हैं हम नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बच्चों वाला खेल हो गया हमारे साथ. तो द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसे हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, आर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पता ही आप सभी को. आर स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में आ सकता है. इट इज़ यूज टू मेजर, क्या करने के लिए, क्या मापने के लिए इसे यूज किया जाता है. स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, ना जी ना. द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, वो तो हमारा नहीं होता है. द डिग्री ऑफ एरर इन अ सैंपल, नहीं. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल किस प्रकार से वेरिएट कर रहा है, वेरिएबिलिटी आ रही है उसके अंदर, वेरिएंस आ रहा है उसके अंदर, और ये एक्सप्लेन कर रहा है कौन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यही चीज़ को मापता कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, ये वाला, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट. द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ना जी ना. डाउनवर्ड स्लोपिंग, नो नो नो. वर्टिकल, वर्टिकल तो ऐसे हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल, हाँ जी हॉरिजॉन्टल. तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. लेट्स गो. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, ठीक है. सो अगेन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वही है कि भाई बैच चल रहा है यूजीसी नेट कॉमर्स जून प्रिपरेशन का. दिसंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उससे अगले साल के लिए भी यूज़ कर सकते हो. तुम्हारे पास इसकी वैलिडिटी पड़ी रहेगी. नोट्स तुम्हारे पास मैं दूंगा, रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करवाऊंगा. प्लस में मुझसे आप बात कर सकते हैं गूगल मीट पे बहुत आराम से. वी कैन चैट, वी कैन हैव अ डिस्कशन, डाउट्स सेशंस. प्लस में I will share my experience to you. And also, और तो ऐसा क्या ही है, और मॉक करेंगे हम लोग जब भी कवर हो जाता है यूनिट, तो हम मॉक लगाते हैं, ठीक है. तो दीज मैनी थिंग्स विल बी देयर. एंड अगेन दिस इज़ द ड्रिल. आपको इंस्टाग्राम पे
मतलब प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए मेरे ज़रा, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझसे मिला है ना, मेरी कुछ चीज़ों से अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है सीयूटी पीजी के लिए और आगे जाकर भी क्या पता मिले बेनिफिट, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं है अपना काम बनता और फिर हम चलते हैं, फिर ऐसा मत करना प्लीज़। ये इट्स अ रिक्वेस्ट, बाकी तुम्हारी मर्जी है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट मैन। एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, इंस्टाग्राम के दोनों हैंडल्स का भी। एंड बाकी तो ठीक है, मिलते हैं, चलिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और उसके अंदर हम कुछ और बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे से एमसीक्यू कर रहे होंगे। एंड अगर कुछ और चीज़ें चाहिए या फिर एमसीक्यू में कुछ वेरिएशन चाहिए या फिर एमसीक्यू रिलेटेड समथिंग यू वांट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं इनकम टैक्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट मच फ्री कि मैं वीडियोस डालूँ या लाइव सेशंस लूँ। मैं एमसीक्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो पा रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। एंड खुद के एंड से ट्राई करो करने की, और तुम्हें ही बैठना है एग्ज़ाम के अंदर। सो आई बिलीव यू कैन डू दिस, ठीक है। यू कैन डू दिस एंड यू विल डू दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।